क्लास आप सभी आपकी ज्ञान वाटिका की पुस्तक निकाल लीजिए। अध्याय 11 महारानी लक्ष्मीबाई, पेज नंबर 60। इस अध्याय में हम लक्ष्मीबाई के जन्म से लेकर के उनकी मृत्यु तक के पूरे जीवन काल के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, वो बचपन में कैसी थी, उनका असली नाम क्या था और किसके साथ उनकी शादी हुई और किस तरह से अंत में वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई, यानी उनकी मृत्यु हो गई। तो ये जो लाइंस अभी मैं पढ़ूंगी ये आपने बहुत बार सुनी होगी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह मतलब ये जो बुंदेल है एक प्रकार की जाति है जो झांसी की रानी की वीरता की कहानियाँ सुनाती है, ठीक है। तो उनके मुँह से हमने कहानी सुनी है कि खूब लड़ी थी झांसी की रानी। झांसी जगह का नाम है, वहाँ की रानी किसकी तरह लड़ी थी? मर्दानी, यानी पुरुषों के समान वीर रानी थी जो खूब लड़ी थी मर्दों की तरह। और वो कौन थी? झांसी की रानी थी। झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई धैर्य, वीरता, साहस और देशभक्ति में भारतीय इतिहास की वीर नारियों में सर्वोपरि है। झांसी की वीर नारी, देखो झांसी इनका जन्म स्थान झांसी नहीं है, ये इनकी शादी झांसी में हुई थी झांसी के राजा से, जिसके बाद ये झांसी की महारानी कहलाई थी, ठीक है। ये झांसी से नहीं थी, इनका जन्म कहीं और हुआ था, लेकिन झांसी में इन्होंने झांसी के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। इसलिए एक तो ये झांसी जो राज्य था उसकी रानी भी थी और झांसी को बचाते हुए ही उन्होंने अपनी जान दे दी, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस है झांसी की रानी इस नाम से, ठीक है। तो कैसी थी वो? धैर्य, वीरता और साहस, देशभक्ति से पूर्ण थी, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा वीर थी, किसी से डरती नहीं थी, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 11 नवंबर 1835 को काशी में मोरोपंत तांबे के यहाँ हुआ था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था काशी में, ठीक। कब? 11 नवंबर 1835 को। मोरोपंत तांबे इनके पिता का नाम है, ठीक है। नाम रखा गया था मणिकर्णिका। तो झांसी की रानी का असली नाम जो उनके जन्म के समय रखा गया था वो क्या था? मणिकर्णिका। किंतु सब उसे प्यार से मनु कहकर पुकारते थे, ठीक है। बचपन से ही उनमें वीरता और साहस कूट कूट कर भरे थे। सुंदर और होनहार मनु जब 8-9 वर्ष की थी तभी उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। पहले क्या होता था? पहले छोटी आयु में ही, छोटी एज में ही शादियां कर दी जाती थी। तो जब मनु 8-9 साल की ही थी तब उनकी शादी किससे कर दी गई थी? झांसी, देखो ये जगह का नाम है ना, झांसी के महाराजा गंगाधर राव से उनकी शादी कर दी गई थी और तभी वो क्या कहलाई? झांसी की रानी। विवाह के पश्चात उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। तो पहले उनका नाम क्या था? मणिकर्णिका। और ऐसा बहुत सारी जगह पर प्रथा है कि शादी के बाद लड़की का नाम बदल देते हैं, ठीक है। तो जो मणिकर्णिका थी उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई। राज्य और राजा लक्ष्मीबाई को पाकर फूले ना समा रहे थे, किंतु भाग्य कुछ और ही करने पर तुला हुआ था। मतलब झांसी की रानी इतनी ज़्यादा सुंदर, इतनी ज़्यादा विद्वान, इतनी ज़्यादा वीर थी, साहसी थी कि उनको पाकर राजा और पूरी उनकी प्रजा बहुत खुश थी, लेकिन उनके भाग्य में तो कुछ और लिखा था। महारानी की आयु अभी 18 वर्ष की ही थी कि महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। जब लक्ष्मीबाई 18 वर्ष की हुई तब महाराजा जो गंगाधर राव थे उनके पति, उनकी मृत्यु हो गई थी। शासन का सारा बोझ रानी के ही अनुभवहीन कंधों पर आ गया। शासन मतलब किस तरह से अब वो जो उनकी राज्य है उसको कैसे चलाना है, सारी व्यवस्था को कैसे चला कर रखना है, कैसे अपने राज्य की रक्षा करनी है, तो ये सब शासन में शासन का कार्य होता है। तो शासन कैसे किया जाना है वो रानी के अनुभवहीन कंधों पर, अनुभवहीन मतलब जिसको कोई अनुभव ना हो, यानी जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो। तो लक्ष्मीबाई को कोई एक्सपीरियंस नहीं था शासन चलाने का और उनके अनुभवहीन कंधों पर सारा बोझ आ गया। रानी ने बालक दामोदर राव को गोद ले लिया और स्वयं बुद्धिमानी से राज्य कार्य करने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया?
उन्होंने एक लड़के को गोद लिया जिसका नाम क्या था, दामोदर राव, ठीक है, उसको गोद लिया और फिर जो बाकी राज्य का सारा काम था वो बड़ी बुद्धिमानी से करने लगी। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का राज्य था, ठीक है। ये कब की बात है, जो झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी हम पढ़ रहे हैं, आज़ादी से पहले की, ठीक है। आज़ादी हमें किससे मिली थी, अंग्रेज़ों से। पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, ठीक है। तो ये उस समय की बात है जब हम आज़ाद नहीं थे। गवर्नर जनरल डलहौजी झांसी को किसी भी तरह से अंग्रेज़ी राज्य में मिलाना चाहते थे। पहले क्या था, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, दो तरीके से शासन होता था। एक तो था कुछ पार्ट इंडिया का जो अंग्रेज़ों के अधीन था, अंग्रेज उनके गुलाम थे, अंग्रेज़ों के वो गुलाम थे, ठीक है। और दूसरा पार्ट इंडिया का क्या था, जिसमें ये जो राजा महाराजा थे वो अपना एरिया को देखते थे, शासन चलाते थे। तो एक अंग्रेज़ों का कंट्रोल था कुछ पार्ट पर और कुछ पार्ट पर राजा महाराजा थे, ठीक है। तो झांसी क्या थी, ये राजा गंगाधर राव का राज्य था, जो बाद में झांसी के लक्ष्मीबाई के हाथ में आ गया। तो जो डलहौजी था गवर्नर जनरल उस समय का अंग्रेज़ों का, वो बस क्या चाहता था कि झांसी भी उसके जो कंट्रोल में आ जाए, जैसे बाकी जो पार्ट है इंडिया का वैसे झांसी भी आ जाए। उसने बालक दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झांसी पर अधिकार करने का निर्णय लिया। तो उसके लिए उन्होंने क्या चाल चली, डलहौजी ने क्या किया, दामोदर राव जो थे झांसी मतलब जिनको गोद लिया था लक्ष्मीबाई ने, जो झांसी के राजा कहलाते, जब बड़े हो जाते तो उनको क्या किया, उनको ना झांसी का उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया। उत्तराधिकारी मतलब उत्तराधिकारी वो होता है जैसे किसी का अधिकार है किसी चीज़ पर, ठीक है, तो उसके बाद किसका अधिकार होगा, तो वो क्या होगा, वो उसका उत्तराधिकारी होगा, ठीक है। तो जैसे गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो राजपाट था वो झांसी का सारा लक्ष्मीबाई चला तो रही थी, लेकिन उस समय राजपाट चलाया करते थे। तो गंगाधर राव के बाद दामोदर राव के हाथ में आता, क्योंकि वो कौन थे, उत्तराधिकारी, यानी उनके हाथ में आता। और उत्तराधिकारी कौन होते हैं हमेशा, मतलब राजा का बेटा, हमेशा उत्तराधिकारी वही होता है। इसलिए लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को गोद भी लिया था। लेकिन उसने उत्तराधिकारी मानने से क्यों इनकार कर दिया डलहौजी ने, कि ये इसका अपना बेटा नहीं है, ये इसने गोद लिया है और हम सिर्फ उत्तराधिकारी उसी को मानेंगे जो राजा का अपना बेटा होगा। तो ये कहकर ये चाल चली डलहौजी ने कि अब झांसी हमारे कंट्रोल में हमें चाहिए। डलहौजी का यह फैसला सुनकर रानी आपे से बाहर हो गई। उन्होंने तलवार खींचकर जोश के साथ कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। रानी ने हर दशा में अपनी स्वाधीनता की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। उस समय बहुत ज़्यादा पावर थी अंग्रेज़ों के पास, तो जो लक्ष्मीबाई थी वो भी जानती थी कि इतना आसान नहीं है झांसी को अंग्रेज़ों के कंट्रोल से दूर रखना, लेकिन उन्होंने फिर भी ठान ली थी कि वो किसी भी तरह से अपनी स्वाधीनता, मतलब जो उनका अधिकार है राज्य पर, उसको नहीं खोएंगी। उधर अंग्रेज़ों के विरुद्ध अंदर ही अंदर सारे देश में आग भड़क रही थी। एक तरफ तो जैसे झांसी में उत्तराधिकारी को स्वीकार ना करना और झांसी को अपने कंट्रोल में करना, इस वजह से यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो गुस्से में थी। ऐसे ही अंग्रेज़ों की बहुत सारी हरकतों की वजह से देश के अलग अलग जगहों पर बहुत लोग जो है उनके अगेंस्ट थे, अंग्रेज़ों के अगेंस्ट थे। जैसे एक दूसरा अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं तो मंगल पांडे, मेरठ में मंगल पांडे, जैसे यहाँ पे झांसी में जो लक्ष्मीबाई थी वो लड़ रही थी, ऐसे ही मेरठ में मंगल पांडे लड़ रहे थे। लेकिन क्या था, झांसी सिर्फ अपने राज्य के लिए लड़ रही थी, मंगल पांडे किसी और चीज़ के लिए लड़ रहे थे। जैसे वो किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे, ये आपके लिए थोड़ा ज़्यादा डीप हो जाएगा, बट छोटी सी स्टोरी है, मैं बता देती हूँ। मंगल पांडे जो थे उनको वो क्या थे, वो अंग्रेज़ों की जो सेना थी उसमें थे, ठीक है। तो उनको एक ना बुलेट मिली, ठीक है। तो उसका क्या था, वो गोली जो थी उसको ऐसे मुंह से छील करके फिर उसके अंदर जो बारूद होता है वो गन के अंदर डाल के जब फायर किया जाता था, तो वो जो ऊपर की लेयर थी जिसको मुंह से छीला जाता था, वो ऐसा कहा गया कि वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिश या जो अंग्रेजी सेना थी उसमें हिंदू लोग भी थे और मुसलमान लोग भी थे,
तो दोनों की धार्मिक भावनाओं को इससे ठेस पहुंच रही थी। ठीक है, तो दोनों ने ही वो जो कारतूस था उसको मुंह से छीलने से मना कर दिया था। तो इसके अगेंस्ट ही जो मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया था। ठीक है, तो सबके अपने अलग अलग पर्सनल रीज़न थे, अलग अलग कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से देश में अलग अलग कोने में लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई थी, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लोग भड़क गए थे। ठीक है, तो उनमें से एक झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई थी। ठीक है, और लड़ाई का रीज़न क्या था वो हमने ऊपर पढ़ा, उत्तराधिकारी मानने से जो मना कर दिया था डलहौजी ने, इस वजह से झांसी में लड़ाई छिड़ी। ठीक, 10 मई को मेरठ में यह आग अचानक तेजी से भड़क उठी और 4 जून को झांसी के किले पर आज़ादी का झंडा फहरा दिया गया। ये देखिए, मैंने आपको बताया ना मेरठ वर्ड क्यों आया यहाँ पर, मेरठ जगह का नाम मंगल पांडे का जो इन्होंने विद्रोह स्टार्ट किया था। लड़ाइयाँ जगह जगह हो रही थी, लेकिन शुरुआत अगर हम कहीं से बोलें कि लड़ाई की शुरुआत कहाँ से हुई तो वो मेरठ से हुई थी। तो मेरठ से जो लड़ाई की शुरुआत, जो आग भड़की, वो झांसी तक आ चुकी थी। रानी नित्य 5 बजे उठती, स्नान करती और साफ सुथरी चंदेरी साड़ी पहनकर पूजा करती। उसके पश्चात राज्य कार्य में जुट जाती। ये उनका पूरा दिनचर्या था। ठीक है, भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करती और फिर 3 बजे दरबार में जाती। मतलब उनका सारा समय अपनी प्रजा और अपने राज्य की सेवा में या शासन कार्य में निकलता था। ठीक है, उस समय वे पुरुषों की पोशाक पहनती और तलवार बांधती। तो ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं, उस समय जब राजा हुआ करते थे, रानियां इतना राजपाट और शासन नहीं चलाया करती थी। उस समय एक औरत, एक रानी राज्य को चला रही थी और बहुत अच्छी तरह से चला रही थी। और पुरुषों की पोशाक में, मतलब जो राजाओं की ड्रेस हुआ करती थी वो पहनकर वो दरबार चलाया करती थी। ठीक है, और तलवार रखा करती थी। तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी थी वो आप सोच सकते हो। ठीक है, हाथों में हीरे की चूड़ियाँ, गले में मोतियों की माला और उंगली में हीरे की अंगूठी पहनती थी। अंग्रेज़ों ने झांसी के किले को घेर लिया, क्योंकि रीज़न क्या था, वो झांसी को भी अपने कंट्रोल में, अपने अंडर अंग्रेज़ों के अधीन लाना चाहते थे। कई बार उन्होंने किले पर चढ़ने का प्रयत्न किए और असफल होते रहे, मतलब नहीं चढ़ पाए। अंत में शत्रु सेना किले की दीवार पर चढ़ गई। और ये जो किले की दीवार पर चढ़ी थी, ये भी जो झांसी के ही एक व्यक्ति ने अंग्रेज़ों की मदद की थी, जिस वजह से वो किले की दीवार तक चढ़ पाए। अदरवाइज़ शायद रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में नहीं हारती। ठीक है, तो झांसी के एक व्यक्ति की सहायता की वजह से ही अंग्रेज़ उस दीवार तक चढ़ पाए। रानी के विश्वासी जन एक एक करके वीरगति पाने लगे। मतलब जो रानी के विश्वासी जन थे, जो रानी जिन पर विश्वास करती थी कि वो उनको धोखा नहीं देंगे, वो लोग झांसी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। मतलब उनकी एक एक करके उनकी मृत्यु हो गई। बुद्धिमान रानी ने किले से निकल जाने का निर्णय लिया। अब रानी समझ गई कि यहाँ पर किले के अंदर रुकना फ़िलहाल ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके सब वीरगति को पाते जा रहे हैं और अंग्रेज़ यहाँ पर अंदर किले में घुस चुके हैं। और जो उनका उत्तराधिकारी है दामोदर राव, उसको वो मार भी सकते हैं। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर वीर रानी घोड़े पर सवार हुई और भवानी की तरह तलवार चमकाती हुई अपने सैनिकों के साथ घोड़ा दौड़ाती और बीच बीच में शत्रुओं का सफाया करती हुई 102 मील निरंतर चलकर कालपी पहुंच गई। ठीक है, तो किले से वो निकल गई और अपने बेटे को पीछे पीठ पर बांधकर, ये देखिए पिक्चर आपकी बुक में भी दी हुई है, ये पीछे जो बंधा हुआ है, ये अपने बेटे को पीछे बांधकर तलवार ऐसे हाथ में लेकर चली गई। ऐसा मैंने पढ़ा भी है कहीं पर, ये पिक्चर में इनके हाथ में एक तलवार है, बट मैंने ऐसा पढ़ा है कि इनके दोनों हाथों में तलवार थी और ये जो घोड़े की लगाम थी ये इनके मुंह में थी। ठीक है, तो मुंह से घोड़ा चला रही थी और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए जो भी रास्ते में उनको शत्रु या दुश्मन दिख रहा था उनको वो मारती गई। तो इस तरह वो कहाँ पर पहुँच गई, कालपी स्थान पर पहुँच गई थी। ठीक है, कालपी से वह ग्वालियर की तरफ बढ़ी और किले पर अधिकार कर लिया। ठीक है, वो ग्वालियर के किले पर उन्होंने अधिकार कर लिया लक्ष्मीबाई ने। रानी को निरंतर अंग्रेजी सेना से जूझना पड़ रहा था। ठीक है, मतलब उनको लगातार फेस करना पड़ रहा था अंग्रेजी सेना को, बीच बीच में उनको मिलती गई, लेकिन वो उनको मारते हुए ग्वालियर तक पहुंच गई। अंग्रेज सेनापति वाकर बराबर उनका पीछा कर रहा था। ठीक है, अंग्रेज सेनापति वाकर
और वो कौन था जिसने ये पॉलिसी चलाई थी? डलहौजी। ठीक है। घमासान युद्ध हुआ। थोड़े से सवारों को छोड़कर उनके साथ कोई सेना न रह गई थी। ठीक है, मतलब लगभग पूरी सेना खत्म हो चुकी थी, थोड़े से ही सवार बचे थे। लक्ष्मीबाई ने अपना घोड़ा बढ़ाकर सामने के नाले को पार करने की चेष्टा की, किंतु नया होने के कारण घोड़ा अड़ गया। ठीक है, घोड़े से वो नाले को पार करना चाह रही थी, लेकिन घोड़ा नया था तो वो अड़ गया, वो नाले को पार नहीं किया और लक्ष्मीबाई नाले को ना लांघ सकी। इसी बीच अंग्रेज सवार लक्ष्मीबाई के समीप पहुंच गए, जो उनका पीछा कर रहे थे। रानी ने घूमकर उन पर आक्रमण किया। अचानक ही शत्रु की एक तलवार उनके मस्तक पर पड़ी और उनके मस्तक का दाहिना भाग कट गया। मस्तक मतलब माथे पर। ठीक है, उनके सर पर, उनके माथे पर तलवार पड़ी और जिससे उनका दाहिना भाग कट गया। ठीक है। दूसरा वार हुआ और रानी मृत प्राय होकर नीचे गिर गई। मृत प्राय मतलब डेड बॉडी की तरह, एकदम जैसे मर जाते हैं ना, उस तरह से एकदम नीचे गिर गई घोड़े से। उनके स्वामी भक्त सेवक रामचंद्र देशमुख और गंगादास बाबा ने जंगल में ही तिनकों की सेज सजाकर उस वीरांगना का अंतिम संस्कार कर दिया। आज भी रानी लक्ष्मीबाई वीरता और देशभक्ति का आदर्श मानी जाती है। ठीक है, कैसे उन्होंने अपनी झांसी के लिए, अपने देश के लिए युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। तो एक औरत होकर ऐसा माना जाता है कि औरतें कमज़ोर होती हैं, वो युद्ध नहीं कर सकती हैं, तो इस चीज़ को उन्होंने एकदम झुठला दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। और रानी लक्ष्मीबाई ने दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है।